नमस्कार दोस्तों, कृष्णा स्टडी एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा एनसीईआरटी प्लान चल रहा था जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ में साइंस के एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे 4 कोर्स चल रहे हैं। तो जिसमें से एनसीईआरटी हिस्ट्री में मेरा 6 क्लास कंप्लीट हो गया है और ज्योग्राफी में भी 6 कंप्लीट हो गया है। तो आज एनसीईआरटी जो हमने हिस्ट्री की कंप्लीट कर रहे हैं उसमें 7th क्लास के देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं और 1-2 चैप्टर जो कंप्लीट होगा उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 जैसे कि हमारे आती है तो पार्ट 2 तो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मेरा मेनली फोकस इस बात पे है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बताना ज़रूरी है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2022 या 23 के लिए तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स है। ठीक है, जैसे कि आप अदर कोर्स देखते हैं तो उसमें आपको कंटेंट सेम दिया जाता है, बट कंटेंट में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं या उसका वे नहीं ऐसा होता कि कंटेंट में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कंटेंट आपको पेस्ट करके बाय बोर्ड दिखा सकता था, बट उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं बनेगी जो बुक से बनेगी। ठीक है, कि अगर आप डायरेक्ट बुक से देखेंगे तो सेम वर्ड होंगे, सेम कॉन्सेप्ट होगा, सेम लाइन बाय लाइन होगा, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा और उससे आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी रीज़न से मैं आपको डायरेक्ट बुक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं इसमें कितने चैप्टर हैं और आज हम कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2022 या 23 के लिए तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है। जैसा कि मैं जनवरी टू फरवरी 2022 तक, फरवरी तक सारे आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, बेस बनाइएगा, उसके बाद आप किसी स्टैंडर्ड बुक पे जाइएगा। अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट स्टैंडर्ड पे जाते हैं तो आपको इतना माइंड में कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। और यहाँ पे जो चाहिए नीड आपको कॉन्सेप्ट की है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो आपको पता चलेगा एनसीईआरटी से। जैसे कि मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में या कहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जैसे कि हमने 6 क्लास में जाना था एंशियंट के बारे में, तो 7th में ये जो पूरी बेस है एनसीईआरटी मिडावल के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहले बता रहे हैं हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जैसे इसमें डेट बताई गई है कि जो परिवर्तन कब कहाँ क्या हुआ। ठीक है, फिर नए राजा और उनके राज्य बताए गए, पूर्व मध्यकालीन के बारे में बताया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, जैसे कि इसमें हम वंश पढ़ेंगे, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोदी, इब्राहिम। ठीक है, गुल खिला तुगलक से लोदी, जैसे आपने पढ़ा होगा गुलाम वंश। ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। ठीक है, फिर मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, शासक और इमारतों में। ठीक है, नगर व्यापारी यानी कि समाज देखेंगे, समाज कैसा था। फिर जनजातियों के बारे में जानेंगे, फिर ईश्वर से अनुराग, जैसे कि कुछ भक्तिकालीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्षेत्रीय संस्कृति, ये फिर आपका आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। और 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे पूर्व आधुनिक काल। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज। जैसे कि डेट के बारे में देखते हैं। जो आपका पहला चैप्टर है इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे इसमें डेट बताई गई है, बट काफ़ी नोट करने लायक है कि पॉइंट आप फैक्चुअल डेटा में अगर पूछा जाता है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, तो मैंने पहले आपको बता रहा है, आपको वो पॉइंट नोट करना है, नोट्स बनाने जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको नहीं करना है। 12वीं सदी के भूगोलविदा अल इंद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया का नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप से को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। देखिए ये पहले बनाया गया था नक्शा, अल इंद्रिसी ने बनाया था, भूगोलविदा थे। ये देखिए, सोचिए किस ईस्वी में बनाया था, 12वीं सदी में। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, आप इतना तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा बट नॉर्मल बता रहे हैं, उस हिसाब उस अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ सही था। आगे देखते हैं, भूगोलविदा ने कब बनाया था, 1154 में बनाया था। यह जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है, और एक हिस्सा दिया है। ठीक है, पूरा नहीं है, इसीलिए हमें इतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा है।
और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। भारतीय उपमहाद्वीप, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार थे, फ्रांसीसी मानचित्रकार 1720 में बनाया था, ठीक है, 1720 में। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इंद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप उस द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम, ठीक है, जैसे बता रहे हैं कि जो ये फ्रांसिस ने बनाया, ये देखिए फ्रांसिस ने बनाया था, और वो अल इंद्रिसी ने बताया था। ये कब बना था? दूसरा मानचित्र 18वीं सदी के आरंभ में गिलवाम द लिस्ले के एटलस मुनुवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप, ठीक है, ये 18वीं सदी में बना था। किसके अनुसार था? गिलवाम द लिस्ले के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं। उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस काल अवधि में महाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन अब भारतीय इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी इतने ब्यौरे हैं? चलिए ये आगे देखते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना ही नहीं, महत्वपूर्ण और एक बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्रांकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युग के दस्तावेज के नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उसकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली देखते हैं। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो एक फैक्ट के रूप में दे देगा कि फैक्ट एक लाइन दे देगा कि समय के अनुसार जो भाषा बदलती रहती है और उसके साथ साथ भंडार शब्द भी बदलते रहते हैं। तो पूछ लेगा हाँ या नहीं में, ठीक है। तो इस तरीके से पूछ सकता है, याद रखिएगा। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान किस अर्थ में लेते हैं कि आधुनिक राज्य जो भारत के अर्थ में है। 13वीं सदी में जब फ्रांसी के इतिहासकार मिनाज सिराज, 13वीं सदी में कौन आया था? फारसी के इतिहासकार थे, क्या नाम था? मिराज सिराज था, ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था कि मिनाज सिराज जो 13वीं सदी में आए थे भारत, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या लगाया था? तो उन्होंने लगाया था सिर्फ कि गंगा मैदान है उसके बारे में। उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो जैसे कि आज हम हिंदुस्तान का अर्थ क्या लगाते हैं कि पूरा भारत, बट 13वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी आया था मिनाज सिराज, इसने हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ इतना लगाया कि जो पंजाब है, हरियाणा है और गंगा यमुना का जो क्षेत्र है, बस इसको पुकारा इसने हिंदुस्तान। इतना इलाका ही हिंदुस्तान के अंतर्गत आता है। किसके अकॉर्डिंग? मिनाज सिराज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, ठीक है। तो उसने हिंदुस्तान का शब्द का नाम उपयोग किसके लिए किया कि जो क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आते हैं सिर्फ वही हिंदुस्तान है, और जो उसके क्षेत्र में नहीं आते वो हिंदुस्तान नहीं है, मिनाज सिराज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। तो देखिए दक्षिण भारत में कभी समावेश नहीं किया मिनाज सिराज ने। कहाँ के थे? फ्रांसीसी थे। किस सदी में आए थे? 13वीं सदी में आए थे, ठीक है। इसके विपरीत 16वीं सदी में, तो याद रखिएगा क्रम पूछ सकता है कि मिनाज सिराज कब आए और दे देगा। जैसे इस पहले चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी बताए थे, इत्सिंग बताए थे, शुएनसांग बताए थे, हेनसोंग बताए थे, तो उनका क्रम और ये क्रम याद रखिएगा, ठीक है। 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान के शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत के एक भौगोलिक और सांस्कृतिक
सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से भी राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। तो जैसे मिनाज सिराज ने क्या अर्थ लगाया हिंदुस्तान का, कि जो क्षेत्र सल्तनत कालीन के अधीन आता है वो क्षेत्र हिंदुस्तान है, ठीक है। और बाबर ने क्या अर्थ लगाया, बाबर ने कोई राजनीतिक अर्थ नहीं जोड़े, बाबर ने इसकी संस्कृति, पशु पक्षियों से यहाँ के सबको कहा कि ये हिंदुस्तान है, ठीक है। इसने सांस्कृतिक रूप से जोड़ा हिंदुस्तान को, ठीक है। देखते हैं अगर कुछ, जैसे कि ये जो कॉलम दे रखे होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो अगर किसी भी एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसे आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिसके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? आगे देखते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, विदेशी शब्द बता रहे हैं, विदेशी जैसे सीधा सादा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो, ठीक है। विदेशी हम किसे कहते हैं, जो भारतीय ना हो उसे हम विदेशी कहते हैं। पर मध्य युग में इसका क्या अर्थ था, मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो उसे विदेशी कहलाता था। तो जैसे कि अगर मध्यकाल में जाएंगे तो किसी गांव से, दूसरे गांव से अगर किसी दूसरे गांव में आता और उस गांव की समाज संस्कृति से बिलोंग नहीं करता था तो उसे वो गांव वाले लोग विदेशी कहते थे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था, ठीक है। परदेसी और फारसी में अजनबी। इसलिए नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जातिक परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, ठीक है। तो धर्म या जाति के नाम पर विदेशी नहीं था। अगर संस्कृति चेंज है, सभ्यता चेंज है, जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव में आप जा रहे हो तो उस गांव की संस्कृति सभ्यता चेंज है तो वहाँ के लिए आप क्या होंगे, विदेशी होंगे, ठीक है। इसको धर्म या रिलीजियस से नहीं जोड़ा गया था। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के, जैसे कि 6 स्टैंडर्ड में, पिछले साल करते हैं 6 स्टैंडर्ड में, ठीक है, आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। तो हमने जाना था हर्षवर्धन कहाँ का शासक था और गुप्त वंश कहाँ शासन कर रहे थे, और गुप्त वंश, हर्षवर्धन को किसने रोक दिया था, पुलकेशिन द्वितीय ने, जब ये दक्षिण की तरफ बढ़े थे, ठीक है। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक, लगभग देखें 700 से 1750 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मिडावल काल लिया जाएगा कि 700 से 1750 तक। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें स्रोत बताए गए हैं जिन स्रोतों से हमें मध्यकाल की जानकारी मिलती है। तो देखिए कितना अच्छा बेस बना रहा है आपका एनसीईआरटी, कि आप पहले जान रहे हैं कि 700 से 1750 के बारे में हम पढ़ेंगे, मीडियन मध्यकाल पढ़ेंगे, इसमें अर्थ निकलता है कि मध्यकाल पढ़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है थोड़ा। और मध्यकाल में हमारे पास क्या स्रोत थे, किससे हमें जानकारी मिले, वो हम इसमें जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। इस अध्याय के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते हैं। तो जानते हैं कागज़, तुलना दे रखा है कि 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर दे देता। इसी देर कर तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में 14वीं शताब्दी में। तो इसमें कागज़ का बता रहे हैं कि जैसे आप देखते हैं एंशिएंट काल में पांडुलिपि पे, जैसे कि
के जो वृक्ष होते थे कश्मीर में जो पाए जाते थे, उन वृक्षों पर लिखा जाता था पांडुलिपि के रूप में। फिर आगे आते 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 देखिए कैसे कागज़ सस्ता हो गया, कागज़ के बारे में नॉलेज हो गई। आजकल तो कागज़ देखते हैं हर कितना कागज़ है, ठीक है। तो जो हमारे पास साधन हुए उस हिसाब से हमने काम किया, ठीक है। जब हमारे पास साधन जैसे हुए उस हिसाब से हम कार्य कर पाए। शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। अभिलेखागार क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने पेपर रखते हैं। तो जैसे कि हमारे पास जो अभिलेख होते हैं, डॉक्यूमेंट, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट है या हमारे डॉक्यूमेंट है, हम जिस स्थान पर रखते हैं उसे स्थान को कहा जाता है अभिलेखागार, ठीक है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए जैसे कि बताइएगा प्रथम छापा खाना किस विदेशी ने हमारे देश में इस्टेब्लिश किया था और कब किया था, ठीक है, ये आप बताइएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ पुर्तगाल ने किया था, बट कब किया था सन बताइएगा और कहाँ किया था ये आप बताइएगा। इसमें लिपिक या नकल नवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। अगर उन आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ मोटे मोटे लेकिन अंतर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण अंतर तो आ जाते होंगे। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे छोटे मोटे फेर बदल करते रहते हैं। कहीं एक कोई शब्द, कोई वाक्य सदी हर सदी प्रतिलिपि में बनती रहती है और चेंज होती रहती है कि कोई वाक्य बदलता रहता है, ठीक है। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नास्तलिक लिपि बाईं ओर से वर्ड जोड़कर धारा प्रवाह में रूप लिखे जाते हैं। फारसी अरबी को जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिवशस्त्र लिपि तो पूछ सकता है कि फारसी लिपि किधर से लिखी जाती है और शिवशस्त्र लिपि किधर से लिखी जाती है। जैसे कि ये 7th क्लास के स्टैंडर्ड में दे रखा है, तो अगर एक उम्मीद की जा रही है कि 7वीं क्लास के बच्चे को ये पता होना चाहिए, तो यूपीएससी एनसीआर जो एस्पिरेंट है उससे तो उम्मीद करी जाती है, की ही जा सकती है कि हाँ 7th क्लास में जब बच्चे को पता है तो उसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल बेसिक से बनते हैं। हम स्टैंडर्ड बुक को काफ़ी पढ़ते रहते हैं, काफ़ी हाई लेवल पे जाके पढ़ते हैं, बट जब क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल लो ग्रेड का आता है उसका। लेकिन लो ग्रेड क्वेश्चन तो लो ग्रेड होता है, बट उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो आपका स्टैंडर्ड माइंड कॉन्सेप्ट जो होता है हाई हो जाता है, ठीक है। शिवशस्त्र लिपि में दाईं ओर से लिखा जाता है, ठीक है। प्रतिलिपियां बनाते हुए चलिए आगे देखते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, तो हमने मिनाज सिराज के बारे में पढ़ा और ये पढ़ रहे हैं 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। अपना वृत्तांत लिखा, पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके लिए 2 वर्ष बाद लिखा था, दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था, ठीक है। तो जो जियाउद्दीन बर्नी थे इन्होंने 2 बार लिखी थी वृत्तांत, इसमें से जो इनका दूसरा वृत्तांत था वो हमें मिल गया था 20वीं शताब्दी में बट जो इनका पहला वृत्तांत था वो हमें मिला नहीं था। तो ये बता रहे हैं सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से तो क्वेश्चन ये मेंस का बन सकता है कि क्या चुनौती है हमारे लिए 700 से 1700 बीच मध्यकाल का इतिहास जो है उसे पढ़ने के लिए क्या चुनौतियाँ आ रही हैं। अगर ऑप्शनल आप ले रहे हैं हिस्ट्री तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तब भी, और अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं यानी नॉर्मल आपका ऑप्शनल हिस्ट्री नहीं है फिर भी आपको इतना फैक्ट तो पता ही होना चाहिए।
सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए आगे भारी चुनौती रखता है। क्या क्या चुनौती है? मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नेस्त्र, ठीक है, बारूद वाले हथियार। तो इस काल में क्या क्या परिवर्तन आ गए थे? सिंचाई में रहट का इस्तेमाल करने लगे थे, कताई में चरखे आ गए थे और युद्ध में बारूद का प्रयोग होने लगा था। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे, ठीक है। तो जो विदेशी आए थे, आज के अर्थों में विदेशी, ठीक है, उस अर्थ में तो विदेशी कौन थे? दूसरे गांव से आने वाला व्यक्ति इस गांव की संस्कृति से अगर भिन्न है तो वो विदेशी है मध्यकाल में, ठीक है। बट आज के समय से अगर याद करेंगे तो हाँ, जो विदेशी आए उनके अकॉर्डिंग से जो बारूद वाला हथियार, ये सब बाहरी सामान का प्रचलन भारत में हुआ, ठीक है। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा, जिसके बारे में अध्याय 5, 6, 7 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी, ठीक है। जानते हैं आगे। उनमें से एक समुदाय, जिसे बहुत समुदाय बता रहे हैं, राजपूत समुदाय, अर्थात राजा का पुत्र से निकला था। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे, ठीक है। तो राजपूत का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि जो राजा का पुत्र है या राजा है या सेना मंत्री है, इसमें सभी आते थे, सैनिक भी आते थे, ठीक है। सैनिक, सेनापति और राजशासक जो भी थे, अगर वो सेना में कार्यरत हैं, ऐसे कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कवि और चरण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्यतः लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने उठाया, ठीक है। पर्यावरण क्या होता है? इसका तात्पर्य है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक आर्थिक जीवन शैली, ठीक है, रहने वाले की सामाजिक आर्थिक जीवन शैली। तो पर्यावास में आपसे क्वेश्चन दे देगा पर्यावास क्या है, और इसमें राजनीतिक जोड़ देगा। जैसे सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है, बट इसी में अगर राजनीतिक जोड़ देगा तो आप तो हाँ कर देंगे कि हाँ, आपको लगेगा कि सही है, बट वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा नॉर्मल, बट उसमें ऐसे शब्द ऐड कर देगा कि आपको लगेगा कि हाँ, जैसे कि कोई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ही पूछ लेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इस काल में हुआ, फैक्ट के रूप में पूछेगा हाँ या नहीं में, ठीक है। बट उसमें अदर शब्द ऐसे जोड़ देगा जो गलत होंगे, बट आपको लगेगा कि हाँ इस काल में हुआ था तो सही होगा, ठीक है। वही क्वेश्चन में क्या आता है। चलिए आगे देखते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेतों का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे, कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे कर व्यवस्था आ गई, स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी भी करते थे, ठीक है। उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंच या नीच दर्जा दिया जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाति के आधार पर नहीं, समाज में कार्य करने के आधार पर दिया जा रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। किसी जाति विशेष के सदस्यों को हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है,
इसके आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। ठीक है, जो ऊंच या नीच का दर्जा था ये बदलता रहता था। अगर आपके पास ज़्यादा संपत्ति आ गई तो आप उच्च हो गए, और आपके पास निम्न ज़्यादा संपत्ति नहीं है तो आप निम्न हैं। ठीक है, एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। ठीक है, इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित थे, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे। तो कह रहा है इस चैप्टर में जो परिवर्तन बताए जा रहे हैं तो उस परिवर्तन के आपके आसपास भी देखने को मिलते हैं आपको, उस प्रकार के कुछ तो उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अपने सदस्यों का व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे देखिए नियम इनके खुद नियम होते थे अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, इन नियमों का पालन, एक सेकंड हाईलाइट कर दूं मैं आपके लिए कि चलिए अब देखते हैं। जातियाँ स्वयं बनाती थी, बड़े बुजुर्गों का, ठीक है, सभा करवाती थी। जैसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। ठीक है, जाति पंचायत होती थी, जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी छोटे राज्य की छोटी इकाई होते थे। ठीक है, जैसे कि गांव में डिवाइडेशन होता था गांवों का, राज्य में क्षेत्र जानते हैं, चोल, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तानत गियासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति उदाहरण के लिए उदाहरण दे रखा है, अध्याय 2 में देखेंगे। एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक फैला हुआ था, और इसमें संपूर्ण द्रविड़ भारत भी आ जाता था। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे क्या करते थे, चित्र दे रखा है, पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय भयान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ पॉइंट अगर मिलता है हमें यहाँ से। मैप देखिए, जैसे कि यहाँ पे नदी के बारे में बताया है। मिस्र के सुहेबुद्दीन उमरी द्वारा रचित माशलिक अल अबशर फी ममालिक अल असमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। ठीक है, तो इसमें जो प्रांत दे रखे हैं वो प्रांत किसके अनुसार थे, मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित माशलिक अल अबशर। तो राइटर नेम पूछ सकता है कि माशलिक अल अबशर के लेखक कौन है। ठीक है, या फिर इनके अंतर्गत क्षेत्र पूछ सकता है कि इनके द्वारा बताए गए क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। भाषा तथा क्षेत्र देखते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी लाहौरी कश्मीर की है, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में है, गुजरी गुजरात में है, माबरी तमिलनाडु में है, गौड़ी बंगाल में है, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, और हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्र है। तो ये भाषाएं दे सकता है आपको मिलान के लिए, कि भाषाएं दे देगा, नाम लिख के पूछ लेगा आपसे कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये आप मिलान में देख लीजिएगा। ठीक है, अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जनता ही जानते हैं, आम जनता नहीं। ठीक है, तो जो संस्कृत थी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं थी, सिर्फ ब्राह्मण जानते थे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए। चलिए आगे हमें वाले को बता रहे हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कालक्रम चालू हुआ कि कौन से कालक्रम में क्या हुआ। सन 700 तक क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें एक सिर्फ नॉलेज बना रहा है कि किस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में क्या पढ़ेंगे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैल एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य सामान्य रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3-4 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कट कर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र, चलिए ये कोई पॉइंट मत लिखिएगा, कह रहा था, ठीक है, कोई पॉइंट ना लिखिएगा, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पता लगाइए कि आपका राज्य, चलिए बता रहा, आगे देखते हैं। पुराने और नए धर्म के बारे में जानते हैं। इतिहासकार जिन हजारों वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्था में परिवर्तन होता गया। तो ये एक पूछ सकता है लाइन के बारे में कि आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था, दैविक तत्व में सामूहिक आस्था होती थी और जिसे बदलता गया। ठीक है, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण, समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मण का महत्व बढ़ गया। ठीक है, तो मध्यकाल में ही ब्राह्मण का महत्व बढ़ा जो पुरोहित के रूप में। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में उनका दबदबा और भी बढ़ गया था। संरक्षक बता रहा है कि कोई प्रभावशाली ध्यानी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। ठीक है, संरक्षक के रूप में। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आई। ठीक है, तो पूछ सकता है कि मध्यकाल की परिवर्तन क्या था, परिवर्तनों में दे सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि किस काल की क्या विशेषता रही और क्या कमियां रही। ठीक है, इस बात पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। उसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों की विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है, ईश्वर की कल्पना ऐसी की गई कि अगर आप पुरोहित के बिना भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस विषय के बारे में हम जैसे कि भक्तिकालीन जो चर्चा है वो अध्याय 8 में पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्म का आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के द्वारा पहुंचा। ठीक है, तो पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कुरान शरीफ का ज्ञान जो हमारे कुरान इस्लाम ज्ञान था वो कैसे आया प्रथम में। तो याद रखिएगा व्यापारियों के द्वारा आया था। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि शासन के द्वारा आया। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और शास्त्रियों को अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा क्या है, चलिए आगे बताएंगे भी। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी तथा सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ठीक है, तो जो सिया थे वो उनके दामाद मोहम्मद पैगंबर जो थे उनके दामाद के समर्थक थे। ठीक है, अली के समर्थक थे, और जो सुन्नी थे वो जो आगे के खलीफा बने उनके समर्थक थे। ठीक है, कालखंड पर विचार करते हैं। इतिहासकार समय के केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह
नहीं देखते, यानी कि केवल घंटा दिन वर्ष के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को सामना विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े विश्व युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो 3 युगों में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, तो पूछ सकता है कि जो हमारा कालक्रम था इतिहास का, तो कैसे बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटा गया था, कैसे बांटा गया था? तो याद रखिएगा, कालक्रम जो है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बारे में बांटा गया था। ठीक है, तो प्राचीन काल में हिंदू शासन था भारत पे, मध्यकाल में मुस्लिम और आधुनिक काल में ब्रिटिश। कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक। चलिए आगे देखते हैं। इस काल विभाजन को जो आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विखंड खंड को विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों में कई प्रकार का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्राथमिक दौर के कृषि कार्य, गाँवों के निवासी। ठीक है, इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उस पर मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास वही बेस बना रहा है आपका। ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ग्रामवासियों, वनवासियों की कीमत, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम के विकास, यूरोप और कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। ठीक है, भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलावों की समीक्षा रही है। आखिरी 16वीं से 18वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्न था, इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना में आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे यह आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और जो परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। ठीक है, कि मध्यकाल रूढ़िवादी नहीं था। इस 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे। इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि रूढ़िवादी था? ठीक है, इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों या सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का ध्यान देते चलें। जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी पुस्तकों से करें। ठीक है, यही चाहता है हमारा यूपीएससी। तो चलिए, जैसे कि इस चैप्टर में हमने बेस जाना कि हम क्या चैप्टर में, किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कौन सा कालक्रम होगा, क्या परिवर्तन आएंगे, क्या परिवर्तन नहीं हुए, कैसे भक्ति भावना जो एक पुरोहित के अनुसार चलती थी उसमें स्वयं संबंध बनाने का, जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा गया कि अंतर संबंध बनाने का अधिकार है हमें, कि हम अपने भगवान को जिस रूप में, देवता को, इष्ट को जिस रूप में पूजा करना चाहते हैं, जिस रूप में अपनाना चाहते हैं उस रूप में अपना सकते हैं। ये अधिकार हमें मध्यकाल में ही मिल गया था। ठीक है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? जो गांव का दूसरे, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है? गांव में। चलिए आगे देखते हैं, जिसके ऑप्शन, पांडुलिपि, जाति, क्षेत्रकाल। अभिलेखागारों में क्या होते थे? अभिलेख रखे जाते थे। 14वीं शताब्दी का इतिहासकार कौन था? मिनाज सिराज था। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे कि इसमें उपमहाद्वीप लाई गई कुछ नई फसलें हैं, जो फसलें लाई गई थी, जैसे कि आपने देखा था कौन कौन सी फसलें हैं, आलू, मिर्च और ये सब जो फसलें लाई गई थी, और कुरान उसी फसलों के बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे जो पूर्व मध्यकालीन के राजा थे और उनके राज्य के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना मैं और अच्छा कोशिश करूँगा कि आपको डे बाई डे आपको सारी क्लास आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।